प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर उत्पादन के नियमों के ऊपर बात की थी। उत्पादन के दो तरीके के नियम हैं। पहला साधन के प्रतिफल, जिसको घटते बढ़ते अनुपात का नियम कहते हैं। दूसरा जो है वो पैमाने के प्रतिफल हैं। तो सबसे पहले जिसको हम गंभीरता से और गहराई से समझने की ज़रूरत है वो है साधन के प्रतिफल की। उत्पादन के स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की बढ़ती हुई इकाइयों का प्रयोग करने के फलस्वरूप उत्पादन की तीन स्थितियां प्रकट होती हैं। पहली, साधन के बढ़ते प्रतिफल। इस तालिका के अंदर जो है वो साधन के बढ़ते प्रतिफल को बताया गया है। तो साधन का बढ़ता प्रतिफल वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पादन उस समय बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है जब स्थिर साधनों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद बढ़ता है। हम इस तालिका के अंदर देख रहे हैं कि भाई पूंजी की इकाइयाँ जो है वो एक तरीके से कांस्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक 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 ही रहता है। दूसरा, इस पूंजी की इकाई के साथ श्रम की इकाइयाँ बढ़ती रहती हैं, 1, 2, 3, 4। तो जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं उसमें कुल उत्पाद आपको बढ़ रहा है। पहली इकाई लगाते हुए 4, दूसरी 10, तीसरा 18। और इसके साथ जो चीज़ देखने की है वो ये है कि सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पाद ही एक तरीके से दर को प्रकट कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम श्रम की अधिक इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं वैसे वैसे आप देखते हैं कि श्रम का जो है सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। पहली इकाई लगाई, सीमांत उत्पाद 4, दूसरा लगाया 6, तीसरा लगाया 8 और चौथा लगाया 10, पांचवा लगाया 12। इसी चीज़ को हम जो है डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ये एक तरीके से डायग्राम भी स्पष्ट कर रहा है कि जैसे जैसे हमने ये अधिक इकाइयाँ लगाई, पहली इकाई लगाई सीमांत उत्पाद बढ़ा, दूसरी लगाई सीमांत उत्पाद उससे ज़्यादा हुआ, तीसरी लगाई सीमांत उत्पाद उससे ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके से हम कुल जो बनेगा टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो हम देख रहे हैं। इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा, ये उसका स्लोप होगा। और ये जो है इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से जब हम इकाइयाँ लगाते जा रहे हैं सीमांत उत्पाद पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये है। फिर अगला जो है वो है साधन का समान प्रतिफल। साधन का समान प्रतिफल, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या हैं। तो एक तो इसका कारण ये है कि भाई स्थिर साधनों का अलग प्रयोग होता है उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में। जैसे उत्पादन के स्थिर साधन जैसे मशीन का प्रयोग होता है, उसके पूर्ण प्रयोग करने के लिए परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम की अधिक इकाइयाँ की आवश्यकता होगी। इसीलिए आरंभिक अवस्था में परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो कारण है वो है कार्यकुशलता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। भाई हम जैसे जैसे अतिरिक्त साधनों का उपयोग करते जाएंगे, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन की संभावना बढ़ जाएगी और श्रम विभाजन के फलस्वरूप कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि होने लगती है। तीसरा है साधनों में उचित समन्वय हो जाता है। जैसे जैसे स्थिर साधन परिवर्तनशील साधन का हम अतिरिक्त उपयोग करते जाएंगे तो जो स्थिर साधनों का अल्प प्रयोग हो रहा होगा वो जो है अतिरिक्त इकाइयाँ परिवर्तनशील साधन की लगने की वजह से उन दोनों में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है, दूसरा जो हम इसको कह सकते हैं साधन का समान प्रतिफल। इस तालिका के अंदर साधन का समान प्रतिफल दिखा रहा है। तो ये साधन का समान प्रतिफल उस स्थिति को हम कहेंगे जिसमें परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उनकी सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस स्थिति में सीमांत वृद्धि नहीं होती,
वृद्धि नहीं होती। यहाँ देखिए कि सीमांत उत्पादन जो है वो 12 ही रहता है। जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं सीमांत उत्पादन उतना ही रहता है। इसके फलस्वरूप कुल उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन वो जो है वो समान दर से बढ़ेगा। यहाँ देखिए ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन कांस्टेंट है 12, लेकिन जो है कुल उत्पादन बढ़ रहा है और ये जो है बढ़ने की दर समान है। इसीलिए हम इसको कहेंगे साधन का समान प्रतिफल। और इसी चीज़ को हम डायग्राम के माध्यम से भी दर्शा देंगे। डायग्राम क्या है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है, इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर आप देखिए ये यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। यहाँ हम मार्जिनल प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, तो MP मार्जिनल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, यानी कि दिस विल बी द पैरेलल टू दी OXX। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट बता रहा है कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं सीमांत उत्पादन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं होती, लेकिन जो है वो टोटल प्रोडक्शन वो बढ़ रहा है। ये देखिए टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, ये बढ़ने की दर समान है, इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एक तरीके से आप कहोगे 45 जो डिग्री के कोण के ऊपर आप ये टोटल प्रोडक्शन करेंगे। तो कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर क्यों होता है, इसके लागू होने के क्या कारण हैं? इसके कारण है अनुकूलतम प्रयोग हो रहा है। इस अवस्था के अंदर क्या हो रहा है, शीतल साधन का अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है, दूसरा है आइडियल अनुपात भी आप फैक्टर रेशियो भी कह सकते हैं। अनुकूलतम जो है वो प्रयोग हो रहा है, दूसरा रेशियो जो है वो आइडियल है, और तीसरा परिवर्तनशील साधन का कुशल प्रयोग एक तरीके से हो रहा है, आप ये कह सकते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है जिसको हम कहेंगे साधन का घटता प्रतिफल। तो साधन का घटता प्रतिफल क्या है, यह वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर पर बढ़ता है जब स्थिर साधन या साधनों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। इस स्थिति में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन कम हो जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या इसमें कैपिटल जो है वो एक तरीके से आप उसको कांस्टेंट कह सकते हैं कि कांस्टेंट है 1 है। लेकिन वेरिएबल फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर एक तरीके से है इसमें लेबर श्रम की इकाइयाँ। आप यहाँ देखिए श्रम की इकाइयाँ पहले 13, 14, ये हम एक इकाई को बढ़ा रहे हैं, और इसका प्रभाव सीमांत उत्पाद के ऊपर यदि आप देखते हो तो क्या हो रहा है, सीमांत उत्पाद जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं पहले की तुलना में कम हो रहा है। जैसे जब 13th इकाई लगाई 10 है, फिर 8, 6, 4 ये। ठीक है, और जब हम कुल उत्पाद के ऊपर इसका प्रभाव देख रहे हैं तो कुल उत्पाद एक सीमा तक देखो बढ़ रहा है, एक सीमा तक बढ़ रहा है 128 तक। लेकिन यहाँ तो इसका मतलब क्या है, ये घटता हुआ प्रतिफल है, उसके बाद में कांस्टेंट है और भी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पहले क्या बता रहा है, यहाँ तक बता रहा 124 तक या 16th इकाई के तक आप कह सकते हो कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है, लेकिन सीमांत उत्पाद जब तक पॉजिटिव रहता है ये जो है ये भी बढ़ रहा है। लेकिन जब सीमांत उत्पाद 0 हो जाता है टोटल प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, और फिर भी सीमांत उत्पाद अगर घट रहा है जो माइनस में है तो सीमांत कुल उत्पाद भी एक तरीके से घटने लगता है। तो ये एक तरीके से आप इसको डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि भाई जैसे जैसे अधिक इकाइयाँ आपने लगाई इसकी वेरिएबल फैक्टर की, तो वेरिएबल फैक्टर की अधिक इकाइयाँ जैसे जैसे आप लगा रहे हो मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है, यहाँ पर 0 हो जाता है और उसके बाद में माइनस हो जाता है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ने की जो दर है वो क्या है, वो कम है। इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है, इसीलिए कांस्टेंट है टोटल प्रोडक्ट। इसके बाद में जब ये माइनस में होता है तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो पहले की तुलना में गिरने लगता है, कम होने लगता है। तो ये है साधन के घटते प्रतिफल एक
और इसके लागू होने के कारण क्या है? इसके लागू होने के कारण हम देखते हैं वो है साधन की स्थिरता और अपूर्ण साधन संपन्नता, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, और तीसरा है साधनों की खराब समन्वयता। इसी तरीके से हमने यहाँ चीज़ें पढ़ी उसमें देखेंगे कि भाई हमने अलग अलग करके ये जो नियम पढ़े, घटता प्रतिफल, बढ़ता प्रतिफल, समान प्रतिफल साधन का, तो इसको हम पढ़ते हैं तो इसके महत्व क्या है? महत्व सबसे पहले कि इसी के आधार पर हम बहुत सारे नियम बनाते हैं। जैसे आप देखोगे कि भाई हमने जनसंख्या का सिद्धांत, जो माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, वो इसी के ऊपर आधारित है। इसी तरीके से रिकार्डो का लगान का सिद्धांत का ये आधार है, वितरण के सिद्धांत का भी ये आधार है, संतुलित उत्पादन का आधार एक तरीके से है। अब अगर हम इन तीनों ही अवस्थाओं को एक टेबल के अंदर लेकर के आएँ तब जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। यहाँ तक आप देखोगे कि जब तीसरी इकाई तक जब हम बात करते हैं, तीसरी यहाँ ये जो है ये भूमि, इस टेबल के अंदर क्या है? भूमि जो है, लैंड, वो क्या है? वो है एक तरीके से फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लेबर जो है वो क्या है? वो है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जब तक वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है उसकी हम 3 इकाई का प्रयोग करते हैं, 3 तक जो है टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पहली का 2, फिर 3, फिर 4, तो इस तक जब हम यहाँ देखते हैं तो टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या है? वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद में भी सीमांत उत्पाद बढ़ रहा, सीमांत उत्पाद घटने लगता है। ये देखिए, अगर हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो घट रहा है, लेकिन तो उस अवस्था के अंदर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जो ये बढ़ रहा है ये इसके बढ़ने की दर कम हो जाती है, ठीक है। और जब ये 0 हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, उस समय जो है टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक तरीके से आप देख रहे हो टोटल प्रोडक्शन वो घटने लगता है। तो इसी को हम एक तरीके से हम जो है डायग्राम के माध्यम से भी दर्शा देंगे, और इसके अंदर आप देखोगे कि रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बहुत स्पष्ट तरीके से नज़र आ रहा है। अलग अलग अवस्थाएं इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है कि 3 स्टेजेस एक तरीके से आप कह सकते हैं उत्पादन की होती है। पहली अवस्था कौन सी है? जब मार्जिनल प्रोडक्ट एक तरीके से आपको मार्जिनल, जैसे अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं लेबर की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तब तक आप देखोगे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ये एक तरीके से इसको हम यहाँ कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, यानी कि यहाँ पर उत्पादन, यहाँ इस अवस्था तक उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होने लगता है, जैसे जैसे अतिरिक्त श्रम की इकाइयाँ लगाएंगे, तो उस अवस्था के अंदर टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर जो है वो कम है, यानी कि रेट ऑफ जो है इंक्रीज वो कम हो जाती है। तो यहाँ पहली अवस्था जो है वो बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है, दूसरी अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था है, और आप देखेंगे कि यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है अगर श्रम की इतनी इकाइयों का के तक हम प्रयोग करते हैं। तो जब ये 0 हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट, उस अवस्था के अंदर टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। फिर आती है तीसरी अवस्था जिसको हम नेगेटिव रिटर्न की स्टेज बोलते हैं। ये तीसरी अवस्था, इसमें मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन जो है बढ़ने की बजाय घटने लग जाता है। तो हमने यहाँ पर 3 अवस्थाओं की बात की। अब सवाल है कि इन 3 अवस्थाओं को हम जब अलग अलग देखते हैं तो इनका महत्व क्या है? क्या एक उत्पादक होने के नाते आप उत्पादन की प्रथम अवस्था में उत्पादन को रोक देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि घटते बढ़ते साधन की प्रत्येक इकाई के लगाने से अगर अन्य बातें समान रहती है तो सीमांत उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है। क्या फिर दूसरा है कि क्या एक उत्पादक के रूप में आप तीसरी अवस्था के अंदर जाना पसंद करेंगे? वो भी है कि भाई तीसरी अवस्था के अंदर आप जाना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अतिरिक्त साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग कर रहे हो तब जो है वो
उसका मार्जिनल प्रोडक्ट घट रहा है और टोटल प्रोडक्शन भी घट रहा है, इसलिए कोई भी उत्पादक तीसरी अवस्था के अंदर नहीं जाएगा। तो जो रैशनल स्टेज एक तरीके से है वो होगी स्टेज नंबर 2 के अंदर कहीं होगी, जिसमें उत्पादक जो है अपनी कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों को ध्यान में रख करके कोई निर्णय लेगा। तो विद्यार्थियों अगली उसके अंदर हम आइसोक्वांट्स कर्व के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।